नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे आरएक्स के लिए। उसमें अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। क्या थी वो? तो रिएक्शन बेंजीन वलय की रिएक्शन, बेंजीन वलय की क्रिया, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने देखा था हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें दो देखा था, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। आज अपन पढ़ रहे हैं ARX का सेकंड गुण। ये है आपका रिएक्शन विथ मेटल, यानी धातु से क्रिया। ARX धातु से क्रिया करके कई सारे प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग स्थिति में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सोडियम धातु से क्रिया। देखिए, सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है, यह एक नेम रिएक्शन है और पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन आ ही रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से करवा दीजिए, दोनों के 2-2 मोल ले लो और यह अभिक्रिया होगी। याद रखना, चाहे ARX हो चाहे RX हो, जब भी किसी धातु से क्रिया कराएंगे अपन, वहाँ अपन को ईथर ही लेना पड़ेगा, सूक्ष्म ईथर। तो यहाँ 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाएंगे। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। मैंने एक रिएक्शन और बताई थी दोस्तों RX के अंदर। RX की क्रिया यही थी, बेंजीन वलय की जगह R था और इसको ले लिया था सोडियम धातु की प्रेजेंसी में। सूक्ष्म ईथर के साथ अभिक्रिया कराई थी। तो जहाँ बेंजीन वलय आपस में जुड़ रहे हैं, वहीं दोनों R समूह भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जब ये R समूह आपस में जुड़ जाएंगे तो इस अभिक्रिया का स्पेशल नेम दिया था उस समय, और वो अभिक्रिया का नाम था वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, ये अपन ने नाम दिया था। अब देखो, इस अभिक्रिया, ऊपर वाली अभिक्रिया कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। नीचे वाली अभिक्रिया कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। अब देखो, जब इन दोनों अभिक्रिया को मिला देंगे, R इधर तो ले लें R और इधर ले लें ARX। तो देखो, मैं इसको तो ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी तरह साथ में ले लेता हूँ RCl, है ना। यानी ये तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के लिए है और ये आपका वुड्स अभिक्रिया के लिए। दोनों अभिक्रिया को कंबाइन करके लिख दिया, 1 मोल ये ले लिया, 1 मोल ये मोल ले लिया। तो मोल टू मोल ले लेने के साथ अपने को 2 Na भी लेना है और अपने को लेना है सूक्ष्म ईथर। तो बनेगा क्या, तो बेंजीन वलय पे आ जाएगा R और यहाँ से निकल जाएगा NaCl। तो दोस्तों, यहाँ से भी एक नई नेम रिएक्शन बनती है। देखो, ये वाली रिएक्शन थी फिटिंग अभिक्रिया, ये रिएक्शन थी वुड्स अभिक्रिया। तो इसी दोनों रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अगर यदि एग्जाम में दोस्तों कहें कि वुड्स अभिक्रिया लिखो, तो वुड्स अभिक्रिया ये है। आपसे एग्जाम में पूछे फिटिंग अभिक्रिया लिखो, तो ये फिटिंग अभिक्रिया ऊपर वाली। और आपसे पूछे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया लिखो, तो दोनों अभिक्रिया का मिला करके जब ये वाली अभिक्रिया बनी है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि वुड्स अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना है, फिटिंग अभिक्रिया में 2 मोल एरिल हैलाइड लेना है, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में 1 मोल एरिल हैलाइड और 1 मोल एल्किल हैलाइड लेकर के अभिक्रिया को कंप्लीट करवानी है।
तो इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चलो बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की ओर। 2 नंबर पे है कॉपर धातु से अभिक्रिया। पहले नंबर पे थी सोडियम धातु से अभिक्रिया, 2 नंबर पे है Cu धातु से क्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी नेम रिएक्शन है। देखिए क्या है, एरिल आयोडाइड यानी बेंजीन वलय के ऊपर जब आयोडीन जोड़ दिया जाए तो आयोडोबेंजीन है। आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया अपने को करवानी है Cu धातु से, कॉपर धातु से। जब आप कॉपर धातु से आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रोडक्ट वही बनेगा दोस्तों जो फिटिंग अभिक्रिया में बना था, लेकिन यहाँ मेटल की प्रॉपर्टी अपन ने चेंज कर दी। वहाँ सोडियम मेटल ले रहे थे जबकि यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर मेटल, और यहाँ मिल जाएगा CuI2। अब देखो इस अभिक्रिया को भी बोलेंगे क्या, बाइफेनिल, ठीक है। और इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम क्या हो गया दोस्तों, उल्मान अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तीसरी अभिक्रिया की ओर बात करते हैं। तीसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम धातु से क्रिया, Mg से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके बनाता है गिन्यार अभिकर्मक। गिन्यार अभिकर्मक को क्या लिखना बताया था, RMgX या ArMgX, ये लिखना बताया था। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर यदि ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैं मैग्नीशियम धातु से करवा दूँ, धातु कोई सा भी हो, यहाँ पे भी सूक्ष्म ईथर ही होगा और ये भी आपका सूक्ष्म ईथर ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए क्या बनाएगा, बेंजीन वलय इन दोनों के बीच में आकर के क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। ये बेंजीन वलय आपस में जुड़ गया, इसी को क्या बोलेंगे, गिन्यार अभिकर्मक। इसे बोलेंगे, नाम लिख देता हूँ, एरिल मैग्नीशियम, Br है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों Br, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो देखिए, अगर यदि मैं यहाँ आयोडीन ले लेता हूँ, इसकी क्रिया Mg से करवा देते हैं सूक्ष्म ईथर में, तो क्या होगा, Mg प्लस आयोडीन, तो यहाँ हो जाएगा, इसको बोलेंगे एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड। लेकिन अगर यदि यही अभिक्रिया अपने को क्लोरोबेंजीन के साथ करवानी पड़े तो यहाँ लेते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन THF। अभी मैं बताऊंगा, बच्चे पूछते हैं हमारे कि सर ये THF है क्या, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो बनेगा क्या, MgCl। हाँ, ये है क्या दोस्तों, इससे वो ये एक तरह से क्या है, चक्रीय ईथर है। अगर आपसे पूछे ये है कौन सा यौगिक, तो चक्रीय ईथर है। ये पहले तो सिंपल ईथर लिया था, लेकिन यहाँ आपने को लेना है चक्रीय ईथर। एक बार मैं इसकी संरचना बना रहा हूँ, देखिए CH2 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 CH2, और जब इन सबको जोड़ देंगे ऑक्सीजन के साथ तो इसी को बोलते हैं चक्रीय ईथर। और यही है आपका क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। देखिए फ्यूरेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH 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 CH, और इन सबको ऑक्सीजन से जोड़ दो और यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड। अब इसमें सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जब सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी 4 H जोड़ देंगे। तो इसको तो बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसको तो बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और इसको केवल बोलते हैं फ्यूरेन। टेट्राहाइड्रो क्यों बोला दोस्तों, 4 हाइड्रोजन जोड़ने पर ये उत्पाद मिला है। ये बंध टूट जाएगा, ये बंध टूट जाएगा। ये संतृप्त
सॉरी असंतृप्त चक्रीय ईथर है। और ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ये संतृप्त चक्रीय ईथर है, ये याद रखना दोस्तों। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया दोस्तों मैग्नीशियम धातु से क्रिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में जो अभिक्रिया है, और ये अभिक्रिया है 3 नंबर पे। पहली अभिक्रिया कौन सी थी? बेंजीन वलय की अभिक्रिया। दूसरी मैंने कौन सी बताई थी? धातु से क्रिया। अब तीसरे नंबर पे बता रहा हूं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि इसका अपचयन करवा दें तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवाने से अपने को मिलता है बेंजीन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ये जो अपचयन होता है दोस्तों वो होता है निकल एल्यूमिनियम प्लस NaOH की प्रेजेंसी में, और यहाँ से HCl क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, ये मिल गया आपको बेंजीन, यानी अपचयन के बाद अपने को क्या मिलेगा? बेंजीन। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये चौथे नंबर पे है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने इसके बारे में बताया था, जो हेलोबेंजीन है नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। चलो देखते हैं एक बार रिएक्शन की ओर, कि रिएक्शन तो अपने को लिखना ही है, किस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो क्लोरोबेंजीन है वह हार्ड स्थिति में, ये क्लोरोबेंजीन है हार्ड कंडीशन में, इसकी क्रिया मैंने करवा दी NH3 से। हार्ड कंडीशन बोले तो दोस्तों एक तो ले लिया टेम्परेचर, उच्च ताप और दाब ले लिया उच्च दाब। उच्च ताप और उच्च दाब के साथ मैंने एक ले लिया उत्प्रेरक कॉपर ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा एनिलीन। Cl की जगह आ जाएगा NH2 प्लस HCl, यहाँ से बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ये जो बना है उच्च ताप और उच्च दाब पर क्लोरीन की क्रिया से बनने वाला प्रोडक्ट है। तो ये है आपका एक सिंपल, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या किया मैंने, यहाँ जो क्लोरीन है इस क्लोरीन के स्थान पे क्या आ चुका है? NH3, और इसी को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, अगर यदि इस क्लोरीन के स्थान पर Cn जोड़ दिया जाए, तो मैं Cn को भी एक बार जोड़ के बताना चाहूँगा। ये क्लोरीन है, इसकी क्रिया अपन ने करवा दी CuCN से। टेम्परेचर अपने को पता होना चाहिए, उच्च टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो जब इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से Cu बाहर निकल जाएगा, मिलेगा क्या? Cn प्लस Cu2Cl। इसी तरह से दोस्तों मैं अगर यदि यहाँ OH लाना चाहूँ तो OH लाने के लिए भी मेरे पास कंडीशन हार्ड ही होना चाहिए। ये Cl है, इस Cl की अभिक्रिया NaOH से करवा दीजिए। टेम्परेचर ले लीजिए 625 केल्विन, और टेम्परेचर तो होगा उच्च, सॉरी टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है, उच्च दाब भी लेना पड़ेगा, उच्च दाब। यहाँ भी आपको उच्च दाब लेना पड़ेगा, उच्च, क्योंकि कंडीशन मैंने बता रखी है दोस्तों, उच्च ताप और उच्च दाब आपको लेना ही पड़ेगा। उच्च ताप एवं उच्च दाब जब आप NaOH से करवाते हैं तो अपने को मिल जाता है फिनॉल, और यहाँ से निकल जाएगा NaCl। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ये जो रिएक्शन हो तो गई दोस्तों, उच्च ताप और उच्च दाब पर रिएक्शन तो संपन्न हो गई है। क्यों संपन्न हुई है? क्योंकि ये प्रबल नाभिक नहीं है। सारे के सारे कौन से दोस्तों? प्रबल नाभिक नहीं है। तो मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, प्रबल नाभिक स्नेही की से प्रबल नाभिक स्नेही उच्च ताप व
उच्च दाब पर ऐसा अभिक्रिया देते हैं। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं कि ये उच्च ताप और उच्च दाब क्या अपने को हमेशा लेना पड़ेगा? अगर यदि आप उच्च ताप और उच्च दाब हमेशा लेना चाहते हैं, या यूं कहें कि प्रतिस्थापित समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, अगर यदि बेंजीन वलय में कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ दिया जाए, जैसे कि मैंने ले लिया Cl की अभिक्रिया मैंने करवा दी OH नाभिक स्नेही से। ये भी प्रबल नाभिक स्नेही है दोस्तों, लेकिन जो मीडियम ले लिया है वो दुर्बल क्षार ले लिया, दुर्बल क्षार। अब टेम्परेचर अगर यदि आप कितना ही कर दो, उच्च ताप ले लो, उच्च ताप बोलो तो आप 1000 डिग्री सेल्सियस भी ले लो दोस्तों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उच्च ताप भी ले लेते हैं तो भी यह अभिक्रिया यह आगे फॉरवर्ड नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं। अगर यदि आप 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लेते हो, किताब में नहीं लिखा हुआ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन फिर भी अगर यदि इतना टेम्परेचर है तो भी यह आगे अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखें। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, इस पे मैं कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ देता हूं। जैसे कि मैंने कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ दिया है NO2, यहां पर मैंने NO2 समूह एक प्रतिस्थापित जोड़ दिया। NO2 क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण से ये जो OH है यह दुर्बल क्षार, यही दुर्बल क्षार हमेशा दुर्बल ही लेना है, दुर्बल क्षार। जब भी तुलना करते हैं दोस्तों तो एक समान माध्यम में लेकर करते हैं, हमेशा दुर्बल क्षार ही लेकर के करेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 400 केल्विन, 400 केल्विन टेम्परेचर। जब आप 400 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। एक बात ध्यान रखें, यानी कोई नाभिक स्नेही है तो उस नाभिक स्नेही की उपस्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और यहाँ से निकल जाएगा Cl- बाहर चला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑर्थो, अब तो दिख रहा ना, इसे बोलते हैं दोस्तों ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और लास्ट वाले को बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, अगर यदि ये NO2 ग्रुप 2 आ जाए तो क्या बनेगा? तो देखिए, जब 2 NO2 ग्रुप ले लेते हैं, तो जब 2 NO2 ग्रुप ले लेते हैं, NO2 ग्रुप यहाँ पर भी है, NO2 ग्रुप यहाँ पर भी है, तो जब इसकी अभिक्रिया यही आप नाभिक से नहीं ले लेते हैं, क्योंकि तुलना अपने को यही करनी है, माध्यम लेना है आपको दुर्बल क्षार, और टेम्परेचर आपको अब और कम लेना पड़ेगा 370 डिग्री केल्विन में। देखिए क्या हुआ, आपने NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ाई, आपका टेम्परेचर क्या होगा? कम। इसी तरह से अगर यदि मैं NO2 ग्रुप एक और बना दूं, देखिए क्या होगा, NO2 ग्रुप एक और लगा दिया, ये NO2, ये भी NO2 और ये भी NO2। जब आप NO2 ग्रुप एक और लगा देते हैं तो यही जो पदार्थ है यह आपका दुर्बल क्षार तो लेना ही है, दुर्बल क्षार। और ये रूम टेम्परेचर बोले तो दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस पे ये अभिक्रिया हो जाएगी। अभी अपन इसको 100 डिग्री पे लगभग गर्म कर रहे हैं, 370 का मतलब होता है 273 में को घटा दोगे तो लगभग 97 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और 97 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस ही मान ले राउंड ऑफ में। तो ये 100 डिग्री पे रिएक्शन हो रही है, एक और NO2 समूह लगा दिया तो ये रूम टेम्परेचर का मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन हो जा रही है तो जितने ज़्यादा NO2 समूह आ रहे हैं उतने ही आसानी से रिएक्शन हो रही है। देखिए, एक NO2 था जो 400 डिग्री पे हो रहा था, 2 NO2 आया
तो अपना 370 पे आ गया। और अगर 3 NO2 समूह आया तो अपनी रिएक्शन कितने पे हो रही है, रूम टेम्परेचर पे बोले तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पे हो जाएगी। अब अपने को प्रोडक्ट मिलेगा क्या, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जहां Cl है उस Cl की जगह OH लगा दो। OH ये हो गया NO2 और ये हो गया NO2। इसी तरह से इसका प्रोडक्ट भी बना दीजिए आप, NO2 NO2 और यहाँ पे भी NO2 और यहाँ लगा दीजिए Cl। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट, इसको सॉरी ये बनेगा OH, इसको बोलते हैं दोस्तों पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और ये है आपका ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिएक्शन हुई है, जितना ज़्यादा आप नाभिक स्नेह को क्रियाशील करने के लिए कोई समूह जोड़ते हैं, उतनी ही ये रिएक्शन क्या होती है, आसानी से होती है। पहली बात, अगर यदि आपसे मैं पूछूं क्या नाभिक स्नेह आसानी से होगी, तो आपका आंसर होगा कि सर नाभिक स्नेह आसानी से नहीं होगी। नाभिक स्नेह आसानी से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो उसका कारण मैंने पिछले वाले पार्ट में बता रखा था। कारण ये है कि अनुनाद के कारण से क्लोरोबेंजीन में या एरिल हैलाइड में डबल बंध की स्थिति आ जाती है, जिससे वो कम क्रियाशील होते हैं। तो फिर कब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। अच्छा, और कब रिएक्शन आसानी से हो सकती है, तो और रिएक्शन आसानी से तब होगी जब कोई बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हों, और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जितने ज़्यादा जुड़े हुए होंगे वह रिएक्शन उतनी ही आसानी से संपन्न हो सकती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह और कौन हो सकते हैं NO2 के अलावा, तो NO2 के अलावा COOH समूह हो सकता है, COCl समूह हो सकता है, CN समूह हो सकता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो सारे के सारे अगर यदि हैं तो वह क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसके जो रिएक्शन है वो इसी के ऊपर आधारित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेह अभिक्रिया नहीं देता है आसानी से, क्यों, तो उसका कारण यही है, अनुनाद के कारण से इसमें डबल बंध की स्थिति पाई जाती है। चलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यून के बारे में। हाँ, तो अगला है दोस्तों, नाम अगला हेडिंग डाल दें आप, फ्यून। सबसे पहले इसकी परिभाषा के ऊपर डिस्कस करने हैं कि परिभाषा क्या बोलते हैं। तो देखो, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन के व्युत्पन्न फ्यून कहलाते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को या एल्केनों के व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हें अपन फ्यून बोलते हैं। ये जो यौगिक है दोस्तों, इन यौगिकों में होता क्या क्या है, इन यौगिकों में देखो क्या है, पॉलीक्लोरोफ्लोरो यानी एक तो क्लोरीन होगा, एक फ्लोरीन होगा, और क्या होगा, एल्केन है, तो एल्केन में दोस्तों कार्बन तो होगा ही होगा। तो ये तीन चीज तो होते ही हैं, और चौथा H हो भी सकता है, H हो भी सकता है। चलो, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, हाँ, इन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्टकट में CFC बोलते हैं, जबकि इसका सामान्य नाम होता है फ्यून। अब देखिए, इसका सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्माण। निर्माण किस तरह से करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले CCl4 की अभिक्रिया CCl4 की अभिक्रिया HF से करवा दिया जाए। तो HF से जब करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर के बना लेगा HCl,
और ये फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो CCl। 4 क्लोरीन थे, 4 में से एक इधर चला गया तो बचा क्या 3 प्लस ले जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना है 1। इसी तरह से मैं बात करता हूँ इसकी और ये अभिक्रिया होती है SbF5 की प्रेजेंसी में। देखो क्या क्या, एक बार वापस देखिए। CCl4 की अभिक्रिया मैंने करवा दी HF से, किसकी प्रेजेंसी में SbF5 एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड, इसे बोलते हैं एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड या फ्लोराइड दूसरे हैं। अगर यदि मैं यही वापस से ले लेता हूं CCl3F, इसकी अभिक्रिया वापस से करवा देता हूं HF से इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5 एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड में, तो मिलेगा क्या, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के वापस से बना लेंगे HCl और बन जाएगा CCl2F2। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फ्यून 11 और इसका नाम होता है फ्यून 12। अभी मैं इसका नामकरण अगले ही पार्ट में ले रहा हूं दोस्तों कि इसका नामकरण किस तरह से करते हैं। चलो इसका एक बार अगले ही पार्ट में अपन बात कर लेते हैं इसका नामकरण। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए नामकरण। नामकरण दोस्तों आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं कि इसका नामकरण किस तरह से करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल देखें तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, पर आपको मैं एक ट्रिक से बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यून लिखना है, फ्यून, और उसके बाद डेश लगाना है, X, Y और Z संख्या लिखनी है। नामकरण की ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले फ्यून लिखेंगे, उसके बाद डेश लगाएंगे और उसके बाद X, Y, Z लिखना है। यहाँ X क्या है, तो X = कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। कार्बन की कितनी संख्या है, तो उस संख्या को देखना है आपको। Y क्या है, तो Y देखना है हाइड्रोजन की संख्या। अभी मैं दोस्तों पूरा ये नहीं है क्योंकि इसमें भी और एडिटिंग होगा। और Z क्या है, तो Z है फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। X क्या है, कार्बन की संख्या, Y क्या है, फ्लोरीन की संख्या, और Z क्या है, तो Z है आपका क्या है, फ्लोरीन की संख्या। अब देखिए कार्बन की संख्या जो भी है से एक कम, से एक अधिक। हाइड्रोजन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन में एक जोड़ देंगे और कार्बन में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। देखिए किस तरह से लिखते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है, अभी ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं देखो ये वाले फॉर्मूला लिख दे CCl3F, CCl3F। एक और लिख देते हैं CCl2F, ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले बात करो, इसमें कार्बन कितने हैं, तो इसमें कार्बन है 0 है ना। तो क्या करना है, X की जगह क्या लिखना है, कार्बन से एक कम, सॉरी इसमें एक कार्बन है, कार्बन से एक कम, तो एक में से एक गया, कितने हो जाएगा X बराबर 0। X बराबर कितना हो जाएगा, एक पहले था, एक कम करना है तो एक माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 0। Y कितना है, Y कितना है, तो Y इसमें हाइड्रोजन नहीं है, Y दोनों में ही हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों की देख लो भली, तो दोनों में हाइड्रोजन नहीं है तो 0 और एक अधिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें F की बात करें तो इसमें Z कितना है, तो Z कितना है 1 है, तो Z तो ऐसे के वैसे लिखना। इसमें Z कितना लास्ट वाले में, तो Z इसमें 2 है, तो Z का मान 2 आ जाएगा बस। मतलब X दोनों में 0 है, Y दोनों में 1 है और Z दोनों में अलग अलग है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फ्यून
0 1 1 नाम हो जाएगा 0 1 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फ्योन 0 1 0 1 और ये जेड अलग है तो इसका नाम हो जाएगा 12। तो देखो 0 11 लिखो या केवल 11 लिखो, इसका नाम तो फ्योन 11 ही रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा क्या, फ्योन 11। 11 का मतलब ये नहीं है कि 0 नहीं है, 0 है। 0 11 करो चाहे केवल 11 लिखो, सही, दोनों ही सही है। और इसको फ्योन 12 लिखो या 0 12 लिखो दोस्तों, दोनों ही सही है। ठीक है ना। चलो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनके आपको नाम लिखने हैं। ये आपके लिए रहेगा, जैसे कि मैंने लिख दिया CCl F3 C2 Cl2 C2 Cl4 F2 C2 Cl3 F3 C2 Cl2 F4 दिख रहा है ना। हाँ, इधर कर देता हूँ CCl4 HF CCl3 H F2 CCl3 H2F C2 H2 Cl2 F2। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। अब इसका आपको नाम बता देता हूँ, आपने तो लिख ही लिया होगा दोस्तों। अगर यदि आपको इसका नाम लिखना आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर दें और अपने मन में पहले कहीं खाली कॉपी में लिख लें, और फिर जो मैं आपको आंसर दिखने जा रहा हूँ उससे आप इस आंसर को मैच कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूँ, कितने कार्बन है? 1। तो कार्बन को क्या करता है, 1 कम करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फ्योन डैश। कार्बन को 1 कम करना है तो 0। फिर दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1 जोड़ना है, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1। फ्लोरीन की संख्या वैसे के वैसे लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा फ्योन, बोलो फटाफट से, हाँ 113 नहीं, ओनली 13। चलो इसमें देखो, इसका नाम हो जाएगा, फटाफट बोलो, फ्योन डैश। कार्बन कितने, 2 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 1। हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, क्योंकि 1 जोड़ के लिखते हैं। फ्लोरीन कितना, 2, तो 2 का 2 लिख दीजिए। चलो इसका बताओ फटाफट से, इसका नाम होगा फ्योन। कार्बन कितने हैं, 2 में से 1 कम कर दो। हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो 1 लिख दियो। फ्लोरीन कितने हैं, 3 लगा दो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों इसी तरह से फ्योन 114। इसका नाम हो जाएगा, हाँ इसमें सब जगह दोस्तों 2 कार्बन आएंगे। चलो देखो, इसका नाम हो जाएगा फ्योन 121। 2 कार्बन है तो 2 में से 1 घटा दिया। हाइड्रोजन 1 है तो 1 जोड़ दिया, और फ्लोरीन है जितने के उतने ही लिख दिया। इसका नाम हो जाएगा फ्योन 122। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा फ्योन 131, और लास्ट इसका नाम हो जाएगा फ्योन 132। चलो दोस्तों, ये आई थिंक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका नाम लिखना आ गया। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते दोस्तों, कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। यानी आपको क्या करते हैं, ये नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं निम्न फ्योन का सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न फ्योन के सूत्र लिखिए, ये क्वेश्चन आता है। पहले वाला क्वेश्चन कैसा था, पहले वाला क्वेश्चन कैसा था, निम्न यौगिकों के नाम लिखिए। ये तो नाम था, अब क्या दे रहे हैं, नाम दिया जा रहा है और उसके सूत्र लिखना है। जैसे कि मैंने दे दिया
फ्योन एक उदाहरण ले लेते हैं, इसी का उदाहरण ले लेते हैं 113। फ्योन 111 और लास्ट एक और दो और उदाहरण ले लेते हैं। फ्योन 122, फ्योन 132। ये मैंने उदाहरण ले लिए दोस्तों। जो ऊपर वाले उदाहरण हैं, जो अभी नाम लिखा था, उन्हीं में से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब देखिए एक बार मैं इसका नाम लिख देता हूँ। जैसे फ्योन 113 है तो 113 का मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। C2Cl3F3 है ना। एक का मैंने नाम लिख दिया दोस्तों। अगर यदि इस तरह से आ जाए तब आप नाम इस तरह से लिख लेंगे जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चन आजकल इस तरह से नहीं आते। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नाम दे दिया जाए तो उस नाम से आप सूत्र कैसे बनाएंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आप सबको याद होता है, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है CnH2n+1। यही फॉर्मूला होता है, +2। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, जानते हो आप सब, CnH2n+2, सबको पता है ना। यहाँ n का मान कितना होता है? 1 2 3 डॉट कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए अगर n का मान 1 रख दिया जाए, n = 1, तो क्या होगा? C1 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो CH4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। चलो अगर n का मान 2 रख देते हैं, क्या बनेगा? C2 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो H कितना आ जाएंगे? 6। इसी तरह से n का मान मैं रख देता हूँ 3, तो बन जाएगा C3H8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या हुआ, अपन ने क्या किया, अपन ने एक सिंपल एल्केन का फॉर्मूला लिखा। ये है आपका मैथेन, ये है आपका एथेन और ये है आपका प्रोपेन। ठीक है, अपने को एल्केन का फॉर्मूला याद था, अपन ने उससे 3 बना लिए। आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ 3 एल्केन तक के लिए। अगर यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं दोस्तों? सेम उसी सिचुएशन में याद रखना होगा आपको कि एक कार्बन के साथ कोई भी 4 समूह जुड़ सकते हैं, चाहे 4 क्लोरीन जुड़े, चाहे फ्लोरीन जुड़े, चाहे 4 हाइड्रोजन जुड़े, क्योंकि कार्बन में 4 संयोजकता होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है तो क्लोरीन की भी 1 होती है, फ्लोरीन की भी 1 होती है। तो ये बात जब अपन को पता है तो एक कार्बन के साथ 4 ही उसके कुछ समूह जुड़ सकते हैं। एथेन में 6 जुड़ेंगे, प्रोपेन में 8 जुड़ेंगे। तो जब आपको ये बातें फिक्स हो गई है तो अब आपको इस फॉर्मूले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपने लिख दिया फ्योन 122। अब देखिए एक का मतलब क्या है, एक को कम करके लिखा था तो इसका नाम देखो, कार्बन में एक कम करके लिखते हैं तो एक में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा C2। अब जैसे ही C2 आया है उसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े? तो 6 हाइड्रोजन जुड़ जाने चाहिए। अब 6 हाइड्रोजन जुड़े, चाहे जैसे कि ऊपर वाले में देखो 2 कार्बन थे तो 3 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन जोड़ दिया था ना, टोटल 6 हो गए थे। अब आप चाहो कि सर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं क्या, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ोगे दोस्तों? जुड़ेगा क्या? नहीं ना, कि 2 कार्बन के साथ कितने चीज़ें जुड़ सकती है? 6 ही चीज़ें जुड़ सकती है, और 6 आपने जोड़ रखा है, 3 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन ऑलरेडी जोड़ रखा है। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो इसी तरह से अपने को याद रखना है 6 ही जोड़ने हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन कई बार जोड़ना भूल जाते हैं। देखिए अभी 1-2 आएगा, जैसे मैंने अभी 132 वाले में इसीलिए लिखा है क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन में कंफ्यूज रहते हैं कि जोड़ें नहीं जोड़ें, जोड़ें नहीं जोड़ें। देखिए ये है फ्योन 122। अब फ्योन 122 में अपन ने कार्बन की संख्या पता लगा लिया है ना। कार्बन 1 लिखा हुआ तो 1 को बढ़ा करके लिख दिया, 2 हो गया। हाइड्रोजन के लिए कितना है? 2, तो दूसरी संख्या हाइड्रोजन के लिए है तो 2 है। अब हाइड्रोजन को क्या करते हैं दोस्तों, एक क्या करते हैं, बढ़ा के लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को 1 कम करके लिख दीजिए, ये 1 हाइड्रोजन हो गया।
मतलब कार्बन की संख्या लिख दी, हाइड्रोजन की संख्या लिख दी। तीसरी संख्या किसकी आती है? तो तीसरी संख्या आती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन 2 है, तो फ्लोरीन को तो ऐसे कैसे लिखते हैं, ये मैंने फ्लोरीन ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब मेरे बहुत से जो स्टूडेंट है वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्लोरीन कितना जोड़ें। क्लोरीन जोड़ें भी नहीं जोड़ें, तो पहले परिभाषा में बताया था क्लोरीन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब क्लोरीन कई बार बच्चे 1 जोड़ देते हैं, कोई बच्चे 2 जोड़ देते हैं, कोई बच्चे 3 जोड़ देते हैं। नहीं, अपने को इसकी संख्या फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 6। इसका मतलब यहाँ पर भी 6 चीजें जुड़ेगी। एक आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 फ्लोरीन जोड़ दिया, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो अभी भी 3 बच रहा है, तो 3 क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लोरीन 3 ही आएगा। आप 2 जोड़ोगे तो गलत है, आप 1 जोड़ोगे तो भी गलत है, आप 4 जोड़ोगे तो भी गलत है। तो ये संख्या अपने को याद रखनी है। तो इसके लिए अपने को एल्केन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। चलो अब आप फ्यून 111 और फ्यून 132 का खुद कर लो, जो 2 मिनट में कर लो फटाफट से। वीडियो को पॉज करके कर लो दोस्तों। कर लिया? चलो देखो एक बार मैं मेरे से मैच कर लेना। 1 का मतलब क्या है? कार्बन को 1 बढ़ा के लिखना है, तो C2। हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1 कम करके बढ़ा करके लिखा है, तो हाइड्रोजन क्या आएगा? 0, तभी तो 1 आएगा। और फ्लोरीन कितना आएगा? 1। अब फ्लोरीन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन आप लिख नहीं सकते क्योंकि एक ही है। तो ऐसी स्थिति में अब 2 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है? बोलो फटाफट से, बोल दीजिए। 2 कार्बन के लिए 6, तो 6 में से 1 फ्लोरीन आ गया, तो बचा क्या? Cl5। 5 क्लोरीन आ जाएगा, तभी तो ये संख्या बराबर होगी। चलो नेक्स्ट है फ्यून 132। तो देखो फ्यून 132 में कार्बन की संख्या कितनी आएगी? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 3, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2। फ्लोरीन कितने हैं? 2, दिख ही रहा। अब क्लोरीन कितना है? तो मेरे काबिल दोस्त बोलेंगे फटाफट से, कितने हैं? 2। क्लोरीन कितना आएगा? 2। आ रही बात समझ? चलो एक क्वेश्चन है, आपको लिखना है फ्यून 222 और एक और फॉर्मूला है फ्यून 333। इसका फॉर्मूला लिखो फटाफट से। लिख लिया दोस्तों आपने, है ना? चलो देखो, ये पहली संख्या कार्बन के लिए, कार्बन की संख्या 1 कम करके लिखते हैं, तो बता दीजिए C3। हाइड्रोजन को 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो H। फ्लोरीन को वैसे ही लिखना है, F2। अब क्लोरीन कितना आएगा? तो क्लोरीन है, देखिए 3 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं? 3 कार्बन के लिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा ना? तो 8 चीज़ें होनी चाहिए। 1 हाइड्रोजन है और फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 को 8 में से घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो क्लोरीन की संख्या कितनी जुड़ जाएगी दोस्तों? 5। यह बात आनी चाहिए। चलो देखिए इसमें करते हैं। पहला है कार्बन, कार्बन कितने? 3 की बजाय अपन लिखेंगे 4, C4। हाइड्रोजन कितने लिखेंगे? 3 है, तो हाइड्रोजन को तो 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 2 और फ्लोरीन की संख्या आ जाएगी 3। ये आ गई। अब क्लोरीन भी लिखना है, तो क्लोरीन कितना आएगा? तो मैंने 4 के लिए नहीं बताया, कोई बात नहीं दोस्तों। 2 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद 4 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या आया? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12। इस तरह से चलते रहेंगे। नहीं तो आप इसमें लिख दीजिए n का मान कितना हो जाएगा? तो n = 4, तो C4। 2 दूनी 4, सॉरी n का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो H कितना आ जाएंगे? 10। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले से संरचना निकाल लीजिए। तो देखिए क्या आया? 4 है, तो 4 के साथ अपने को 10 चीज़ें होनी चाहिए। अब 10 जुड़ने चाहिए, लेकिन फ्लोरीन कितनी है? 3। हाइड्रोजन कितने? 2। 3 और 2 कितने हुए? 5। तो क्लोरीन कितना आएगा? अभी भी 5 ही आएगा। 5 की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, फिर ये वीडियो भी एंड कर रहा हूँ। फ्यून 555 बता दीजिए फटाफट, फ्यून 555 का क्या होगा? चलो क्लोरीन कार्बन कितने हैं? तो पहले वाले को तो बढ़ा के लिखते हैं, 5 के बजाय क्या आ जाएगा? 6। हाइड्रोजन को घटा के लिखते हैं, 5 है, तो 5 के बजाय क्या आ जाएगा? 4।
फ्लोरीन को ऐसे लिखते हैं, ये फ्लोरीन ऐसे ही आ जाएगा 4, सॉरी 5, फ्लोरीन 5 आ जाएगा। क्लोरीन कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, 5 का मान रखो इसमें, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 5 का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा C5, 5 दूनी 10 और 2 12, H कितने आ जाएंगे 12। ये जब आपको पता चल गया तो देखो कार्बन, सॉरी हाँ, एक बार इसको देखो, N का मान यहाँ कितना आ रहा 6, तो N का मान रख दो 6, N इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो C 6, 6 दूनी 12 और 2 14, तो H का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखो दोनों जुड़ के कितने आ रहे हैं, तो देखो कार्बन 6 है, 6 के साथ जोड़ने के लिए अपने को 14 चीज़ें चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 4 है और फ्लोरीन 5 है, 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो फ्लोरीन कितना चाहिए, सॉरी क्लोरीन कितना चाहिए 14 चाहिए टोटल, जुड़े हुए 9 ही हैं, तो अपने को कितना चाहिए 5। ये आपको बात आनी चाहिए। ये था दोस्तों आज अपन ने फ्यून का निर्माण, फ्यून का नामकरण और उसके साथ साथ ही अपन ने हेलोएरिन के नाम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों वो अपना लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर के, फिर अपन उसका एक पार्ट में अपन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।